नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर स्मृति रामटेके। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। पिछली बार हमने देखा कि संधिवात रोग क्या होता है। इस बार हम उसकी डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। संधिवात का डायग्नोसिस जो रूमेटोलॉजिस्ट करते हैं, तो जब मरीज हमारे पास आता है तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो है इसमें वो 90% है क्लिनिकल डायग्नोसिस। क्लिनिकल डायग्नोसिस यानी कि बिना कोई तपास किए जो निदान होता है उसे कहते हैं, हमारा क्लिनिकल जजमेंट से जो डायग्नोसिस होता है उसे क्लिनिकल डायग्नोसिस कहते हैं। जब पेशेंट आता है वो हिस्ट्री देता है, जो हिस्ट्री बहुत ज़रूरी है। जब पेशेंट कहता है कि मेरे जोड़ों में दर्द हो रहा है, सूजन आ रही है, मैं सुबह उठ नहीं पा रहा हूँ, अकड़ रही हूँ, या मुझे रोज़ पेन किलर लेना पड़ रहा है, या कोई मैं पाउडर खा रही हूँ तब मुझे अच्छा लगता है, या मैंने कोई दवाइयाँ खा रखी है या कोई भुट्टी खा रखी है जिससे फिर मुझे अच्छा लग रहा है, तो ये पेशेंट्स जो है इससे हम अलर्ट हो जाते हैं कि प्रोबेबली यहाँ अंडरलाइन कुछ आर्थराइटिस जैसा है। जब पेशेंट को हम एग्जामिन करते हैं तो जोड़ों में हमें सूजन दिखती है एग्जामिन करने पर, और पेशेंट को जोड़ों के मूवमेंट्स करने में डिफ़िकल्टी होती है। कभी कभी इन मरीज़ों को इसके अलावा मुंह में छाले आना, शरीर में रैश आना या बाल झड़ना, इस प्रकार का परेशानी भी हो सकता है, जो कि एसएलई नाम के रोग के लक्षण हो सकते हैं। या फिर बहुत ज़्यादा पेशेंट सीरियस होकर आ रहा है, लंग में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, किडनी में प्रॉब्लम हो रहा है, तो ये वैस्कुलाइटिस रोग के भी लक्षण हो सकते हैं। इसके अलावा और एक प्रकार का जो रोग है जो कि कमर को पकड़ने वाला संधिवात है, या जैसे स्पॉन्डाइलोआर्थ्रोपैथी, या आपने सुना होगा नाम एंकाइलोजिंग है। ये मरीज भी आते हैं जिनको कमर में दर्द रहता है, कमर में स्टिफनेस रहती है। तो ये जब मरीज हमारे पास में आते हैं, तो स्पेशली रूमेटॉइड आर्थराइटिस के जो मरीज आते हैं, तो जोड़ों में दर्द और सूजन जब हम देखते हैं तो हम उनको कुछ टेस्ट भी प्रिस्क्राइब करते हैं, जिसमें कि कॉमन टेस्ट है, जिसमें कि हम पहले तो उनका ब्लड टेस्ट और लिवर और किडनी की पोजीशन देखते हैं, क्योंकि बहुत जगह से दवाइयाँ खाकर पेशेंट आए हुए होते हैं। इसके अलावा हम उनका ईएसआर और सीआरपी जो कि इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स है उन्हें भी चेक करते हैं। इसके अलावा रूमेटॉइड फैक्टर है या एंटी-सीसीपी एंटीबॉडी, ये जो नए टेस्ट है वो भी हमें मदद करते हैं कभी कभी डायग्नोसिस के लिए। बट बाय एंड लार्ज 90% ऑफ द डायग्नोसिस इज क्लिनिकल। टेस्ट का बहुत ज़्यादा बड़ा रोल नहीं है डायग्नोसिस में, डॉक्टर का ही रोल बड़ा है। मरीज जो पेशेंट जो हिस्ट्री दे रहा है उसी का रोल ज़्यादा बड़ा है। देखिए कैसा है कि हर मरीज़ का जिसको रूमेटॉइड आर्थराइटिस है आरए फैक्टर पॉजिटिव आएगा ये ज़रूरी नहीं है, या एंटी-सीसीपी पॉजिटिव आएगा ज़रूरी नहीं। जिसको दर्द है और सूजन है वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, सीरो नेगेटिव रूमेटॉइड आर्थराइटिस हम उसको बोलेंगे। जिसका पॉजिटिव आया वो सीरो पॉजिटिव रूमेटॉइड आर्थराइटिस। तो ऐसा कदापि नहीं है कि अगर पेशेंट को आरए फैक्टर नेगेटिव है तो उसको आर्थराइटिस नहीं है। आर्थराइटिस मैंने आपको बोला 90% डायग्नोसिस इज क्लिनिकल। डॉक्टर ने, रूमेटोलॉजिस्ट ने आपको देखा है, जांच किया है, आपको उनको दिख रहा है कि जोड़ों में दर्द है, सूजन है। कभी कभी क्लैरिटी नहीं आती तो हम मस्कुलोस्केलेटल अल्ट्रासाउंड या एमआरआई का भी मदद लेते हैं निदान करने के लिए, और उसमें हमें अगर दिखता है कि साइनोवाइटिस पेशेंट को है जोड़ों में, तो वो डायग्नोसिस जो है वो कंफर्म होता है। स्पेशली वो अगर बहुत सारे जोड़ों में है, अगर सिंगल जॉइंट में है तो हम और भी इन्वेस्टिगेशंस करते हैं, चेक करते हैं कि दूसरा तो कोई रोग नहीं है, और फिर वो कंक्लूजन निकालते हैं। रूमेटॉइड आर्थराइटिस का जो ट्रीटमेंट है उसमें हम ये देखते हैं कि पेशेंट की इंटेंसिटी जो है रोग की वो कितनी है, और पेशेंट का उम्र कितना है, पेशेंट को दूसरा कोई बीमारियां तो नहीं, जैसे कोई लिवर की खराबी तो नहीं है, किडनी की खराबी तो नहीं, क्योंकि अगर ऐसा है तो फिर हमें बिल्कुल ही अलग प्रकार की दवाइयाँ देनी पड़ती है सेफ्टी की दृष्टि से। और एक महत्वपूर्ण चीज़ जो हमें हर बार पेशेंट से बात करनी पड़ती है, क्योंकि आप जानते हैं कि ज़्यादातर महिलाओं को ये रोग होता है, तो कभी कभी वो 24 या 25 साल की महिला है, उसकी शादी नहीं हुई है, तो हमें उस समय उससे बात करना बहुत ज़रूरी है कि शादी आपकी होने वाली है क्या। यह जब भी हो आपकी शादी होगी तो आपको हमें इन्फॉर्म करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें की कुछ दवाइयां हैं वो प्रेगनेंसी के साथ नहीं चलती है, तो हमें वो 3 महीना पहला या कुछ समय पहले प्रेगनेंसी के बंद करनी पड़ती है। कुछ दवाइयां हम दे ही नहीं सकते जब तक वो महिला प्रेग्नेंट नहीं हो जाती है। इसके अलावा अगर उसको एक बच्चा है तो हमें महिला को पूछना बहुत ज़रूरी है कि बेटा आप दूसरा बच्चा आपका कब होने वाला है, आपकी कितनी गैप रहेगी, आप प्रिकॉशन लो ताकि आपको प्रेगनेंसी ना रहे, और प्रेगनेंसी के दौरान आप ये दवाइयाँ नहीं ले सकते, या आपको डॉक्टर को इन्फॉर्म करने पड़ेगा। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। तीसरा चीज़ है कि कोई ब्रेस्ट फीडिंग तो नहीं कर रहा है, बच्चे को फीड तो नहीं कर रहा है, ये बात भी पूछना बहुत ज़रूरी है। और चौथा चीज़ है कि आपको इसके अलावा क्या क्या दवाइयाँ चल रही है, आपको पता है कॉन्कॉमिटेंट मेडिकेशंस बोलते हैं कि आपको और बीमारियाँ क्या है,
और आपकी और दवाइयाँ क्या चल रही। पेशेंट को ऑलरेडी 10 दवाई चल रही, हमारी भी 5 जुड़ जाएंगी, तो उनका आपस में कोई अलग रिएक्शन तो नहीं हो रहा, ये भी हमारे लिए देखना बहुत ज़रूरी है। तो ये सब आयाम हमें देखने पड़ते हैं और फिर हम पेशेंट को दवाइयाँ शुरू करते हैं। जो दवाइयाँ हम शुरू करते हैं उनको डिसीज़ मॉडिफाइंग एजेंट कहा जाता है। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन है, मीथोट्रिक्सेट है, लेफ्लुनमाइड है, सेलेजोपायरिन है, ये सब दवाइयाँ जो है डिसीज़ मॉडिफाइंग एजेंट में आती है। इसके अलावा बायोलॉजिक एजेंट भी है जो कि ओरल बायोलॉजिक है, जिसमें जैक इनहिबिटर आते हैं, और इंजेक्टेबल बायोलॉजिक्स भी है जिसमें कि बहुत अलग अलग प्रकार के दवाई, स्पेशली TNF इनहिबिटर्स, इंटरल्यूकिन 1 इनहिबिटर्स, ये जो दवाइयाँ हैं वो उसमें आती है। पर जब भी हम ये दवाइयाँ देते हैं तो हमें सबसे पहले ये देखना बहुत ज़रूरी है कि पेशेंट का ब्लड काउंट कैसा है, पेशेंट का लिवर और किडनी का टेस्ट, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर बायोलॉजिक दे रहे हैं तो पेशेंट को अंदरूनी कोई छुपा हुआ TB तो नहीं है, या दूसरे प्रकार का कोई रोग जैसे HHH मार्कर्स जो है वो हमें करने पड़ते हैं, वो सब पेशेंट में करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कुछ दवाइयाँ हैं जो बायोलॉजिक एजेंट है उसके लिए पर्टिकुलर टेस्ट किए जाते हैं, उसके बाद में ही वो दवाइयाँ दी जाती हैं। इसके साथ ही हम पेशेंट को ये भी बताते हैं कि ये रेगुलर चलने वाला ट्रीटमेंट है, नियमित आपको दवाइयाँ लेनी है, दवाइयाँ बंद नहीं करनी है, और हर बार आपको जब आएंगे, जैसे वो 3 माह बाद आ रहे हैं तो हम ब्लड टेस्ट करते हैं और फिर से वो चेक करते हैं सब ओके है, बाद में ही आगे की दवाइयाँ देते। तो सेफ्टी इज़ नॉट अ इशू, वी इन्फॉर्म द पेशेंट्स। ये दवाइयाँ जो है उसके बारे में बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं। बहुत सारे मरीज़ आके पूछते हैं कि मैडम मेरा किडनी तो ख़राब नहीं हो गया, लिवर तो ख़राब नहीं हो गया। तो देखिए, A to Z दुनिया में जितनी भी दवाइयाँ हैं, जिसको भी इफ़ेक्ट है उसको साइड इफ़ेक्ट है। अगर आप रास्ते पे चल रहे हैं तो उसका भी साइड इफ़ेक्ट है ना, कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है, मर सकते हैं। तो दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसको साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आप कुछ भी, आप घर में सिर्फ सोएंगे तो नहीं, कुछ ना कुछ करेंगे, कुछ भी करेंगे तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। पर बाय एंड लार्ज दीज आर ऑल सेफ मेडिसिन, सब सेफ दवाइयाँ हैं और हम चेक करते हैं, हर बार हम उसको चेक करते हैं। जो आप काउंटर पे जाके पेन किलर खा रहे हैं या आप स्टेरॉइड की गोलियाँ खा रहे हैं, उससे तो कई गुना सेफ है ये सब दवाइयाँ। तो जो मरीज़ अपने मन से पेन किलर खाते हैं वो अपनी किडनी को काफ़ी ज़्यादा इंजरी कर रहे हैं, या काउंटर पे जा रहे हैं, क्योंकि हमारे देश में जो फार्मेसीज़ है उन पे कोई निर्बंध नहीं है, कोई भी दवाइयाँ दे सकते हैं, ऐसा कोई कानून नहीं है कि नहीं दे सकते हैं। तो पेशेंट खुद ही जाते हैं, कितने ही सालों तक, रोज़ ही मैं करीबन 5-6 पेशेंट ऐसे देखती हूँ जो सालों साल से एक ही गोली निकाल के दिखाते कि हम 5 साल से ये गोली खा रहे हैं। वो पेन किलर होती है और स्टेरॉइड होती है, और हड्डी उनकी नरम हो जाना स्टेरॉइड खाने की वजह से या पेन किलर की वजह से उनका जो किडनी है उस पर असर आ गया है। ऐसे भी रोज़ ही हमारे प्रैक्टिस में हमें देखने मिलता है। तो ये जो चीज़ है वो गलत है। ये डिसीज़ मॉडिफाइंग एजेंट जो है वो बहुत सेफ़ है। उसमें क्या परेशानी हो सकती है, जैसे कभी कभी मीथोट्रिक्सेट जो गोली, उससे कभी कभी जी मचलाना, मुंह में छाले आना, बाल झड़ना, ये तकलीफ हो सकती है। तो हम मॉनिटर करते हैं, पेशेंट को इन्फॉर्म करते हैं, और अगर एक गोली उन्हें सूट नहीं हुई तो दूसरी गोली देते, दूसरी सूट नहीं हुई तो तीसरी देते, तीसरी नहीं हुई तो चौथी देते। तो जब तक आपका डॉक्टर हार नहीं मान रहा है, आप क्यों हार मानते हैं।